Hello, ji, Assalamu alaikum. A very warm welcome to everyone, whoever is in my session right now. I have few names with me: Zainab, Zahra, Rabiz. Some of them are joining for the first time. Raj and Rafe is also here. A very warm welcome to everyone. अच्छा जी, आज का टॉपिक जैसे आपको नज़र आ रहा है, हम वाटर रिसोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है इन ज्योग्राफी 2059/2। ओके। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर की रिसोर्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट दी नेचुरल रिसोर्सेज, क्या आपको इस बात बारे में अंदाजा है कि नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअल में होती क्या हैं? किन चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं? जो कुदरती हो, मतलब जो पहले से अर्थ पे मौजूद हो, एक ओके। तरह से ओके, क्रिएट चलो ना इसको करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं। जो मैन मेड ना हो, ठीक है, जिनको हम इंसानों ने ना बनाया हो, मैन्युफैक्चर्ड ना हो, ठीक है, ऐसे ही है, जो प्रोसेस्ड ना हो, डायरेक्टली अवेलेबल हो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ नेचर। अच्छा, और कौन सी चीज? अच्छा, इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, हम उनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक कुछ रिन्यूएबल होती हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल होती हैं, ऐसे ही है। जी सर। ओके, सो व्हेन वी टॉक यस सर। अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल्स, इनके अंदर हम कुछ क्लासिफिकेशन कर देते हैं, रिन्यूएबल के अंदर और नॉन रिन्यूएबल के अंदर। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल, वी हैव फॉसिल फ्यूल्स, ओके, एंड वी हैव the other thing we called minerals. Okay, फॉसल फ्यूल्स में हमारे पास वो चीजें आ जाती हैं जैसे हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ठीक है। और मिनरल्स में हमारे पास वो चीजें आ जाती हैं जैसे कोल, लिग्माइट, ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन इनके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन होती हैं, ठीक है, मिनरल्स के अंदर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ठीक है। बट एज वी आर स्टडिंग नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम इस नॉन रिन्यूएबल को अभी नहीं देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे? बाद में देखेंगे, ठीक है, हमारे पास आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें। अच्छा, जब हम रिन्यूएबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन कौन सी रिसोर्सेज होती हैं जिनको हम कह सकते हैं दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज? सर वाटर, Water, सोलर एनर्जी, ओके, सोलर वाटर, एनर्जी, सोलर सोलर एनर्जी, veg-based, यस, एनर्जी, like विंड। ओके, ओके, वेल डन, vegetable, vegetation. ओके, गुड। अच्छा, अब मैं इनको आपकी आसानी के लिए क्लासिफाई कर देता हूँ, ठीक है। देखो, तुम अगर अपनी किताब देख रहे हो इस वक्त, if you can see onto your books, you can see that after the first paragraph we have 1 and 2 numbers written on page number 50, okay, जहाँ पे लिखा हुआ है रिन्यूएबल के अंदर के दो तरह की रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। एक होती है कंटिन्यूअस, ठीक है, जो चलती जाती हैं बगैर किसी डिस्टरबेंस के, ठीक है, जैसे कि सनलाइट है, ठीक है, जैसे कि आपके पास विंड है, ठीक है, इस तरह की रिसोर्सेज। और कुछ होती हैं सस्टेनेबल, ठीक है, देखो लिखा हुआ है वहां पे 1 and 2 के साथ, ठीक है। ये कंटिन्यूअस के तो बारे में हमें पता चल गया। ये सस्टेनेबल क्या चीज होती है? सस्टेनेबल में होती है वेजिटेशन, ठीक है, लैंड, जिसको आप लैंडस्केप कह सकते हैं, ठीक है। और देखो और क्या चीज लिखी है वहां पे, कोई पानी से रिलेटेड चीज लिखी है? फिश। Fish, ओके, अब देखो wildlife, तुम, जबरदस्त जबरदस्त, ये चारों चीजें बहुत जबरदस्त हो गई। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अभी समझना इसलिए जरूरी है, एक कंटिन्यूअस को और एक सस्टेनेबल को, कि अगर तुम इसको अभी नहीं समझोगे तो तुम ये आगे भी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि गौर से मेरी बात सुनो, ये जो तुमने सस्टेनेबल का चंक पढ़ा है, जिसमें वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन है, सॉइल है, लैंड है, जल्दी से अपने इंडेक्स में जाओ, किताब के इंडेक्स में जाओ, और किताब के इंडेक्स में जाके देखो कि इसके अगले चैप्टर्स कौन से हैं आफ्टर द वाटर रिसोर्स। जल्दी से जाके देखो इंडेक्स में कि आफ्टर द वाटर रिसोर्स व्हिच चैप्टर्स आर यू हैविंग। फॉरेस्ट एंड मिनरल रिसोर्सेज, देन क्या फिशिंग फॉरेस्ट इंडस्ट्री। क्या फॉरेस्ट का ताल्लुक क्या फॉरेस्ट का ताल्लुक वेजिटेशन और लैंडस्केप से है? यस सर। ओके, yes. यस सर। ओके, उसके बाद कौन सा चैप्टर है? मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज। क्या मिनरल रिसोर्स के बारे में हमने अभी बात की थी कि हाँ ये बाद में आएगा चैप्टर? जी सर। Yes. ओके, अच्छा, इसके बाद मिनरल रिसोर्स के बाद क्या है? Fishing फिशिंग। industry. फिशिंग इंडस्ट्री। तो फिशिंग का हमने अभी देखा कि सस्टेनेबल में फिशिंग की बात हो रही है, राइट? Yeah. ओके, इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर है। Agriculture development. एग्रीकल्चर के बाद कौन सा है? पावर है। Power यस सर। resources. इसका मतलब द नेक्स्ट
4 or 5 chapters you're going to be having, this concept of sustainability will come again and again. आ रही बात समझ? जी सर। इसका मतलब इसको आज समझ लेंगे तो आगे समझने की जरूरत नहीं है। अब समझो इसको, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करके इस्तेमाल करना या किसी चीज को मेंटेन करके इस्तेमाल करना। ठीक है, याद है मैंने तुम लोगों को क्लास में एक बार बताया था सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। अगर मुझे लकड़ियां चाहिए हैं तो मैं जब लकड़ियां काटूंगा, जब मैं फॉरेस्ट को काट रहा हूँ तो उसी वक्त मैं रिफॉरेस्टेशन कर दूंगा, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैं दोबारा आऊं लकड़ियां काटने तो मुझे वो दरख्त जरा बड़े मिले। याद है वो कॉन्सेप्ट? यस सर। इसी तरह एफॉरेस्टेशन। हमने फिशिंग में, यस, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन के साथ साथ, इसी तरह फिशिंग में कुछ मंथ्स होते हैं जिन मंथ्स में हम फिशिंग नहीं करते। ठीक है, वो इसलिए नहीं करते कि उनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है, उसमें नन्ही मुन्नी मछलियां भी होती हैं। अगर हम उनको भी पकड़ कर ले आएंगे तो अगली बार जब जाएंगे तो पानी में सिर्फ पानी ही मिलेगा, मछलियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम सारी मछलियां पकड़ चुके होंगे। ठीक है, हमको उतनी स्ट्रेंथ में या उतनी क्वालिटी की चीज नहीं मिलेगी जितनी हमें डिमांड है। ठीक है, सो वी विल बी यूजिंग दीज रिसोर्सेज इन अ कंट्रोल्ड और इन अ मेंटेनेबल वे। ठीक है, इस मेंटेनेबिलिटी को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसे कि आपका काम भी हो जाए और वो चीज खत्म भी ना हो। यहां तक बात क्लियर है? ओ मतलब सस्टेन करते चलो, मतलब खत्म ना होने दें। बिल्कुल ऐसे ही। चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारी मिसाल दे देता हूँ। भाई सब लोग छोटे थे, बच्चे थे, सालगिरह होती थी, चॉकलेट्स मिलती थी। जी सर। क्या वो चॉकलेट सबसे शेयर कर लेते थे या अपने तकिए के नीचे छुपा के रख देते थे? एक होती थी तो खुद खा लेते थे छिपा कर। आप छुपाते इसलिए थे कि आप उसको सस्टेन करना चाहते थे ताकि बाकियों को ना मिले। ठीक है ना, आपके कजन इन नंबर ज्यादा होंगे, आपके फ्रेंड्स ज्यादा होंगे, तो आप कहते होंगे यार ये 10-12 मिली हैं, मेरे तो फ्रेंड्स ही 20-25 हैं, मैं कैसे बांट दूंगा तो मुझे तो नहीं मिलेगी। तो हम बच्चे होते थे तो हम क्या करते थे, हम छुपा के रख लेते थे उनको कि खत्म हो गई, खत्म हो गई। हम्म। बाद में क्या करते थे, जब वो चले जाते थे निकाल के खा रहे होते थे। ऐसे ही होता था, ज्यादातर सारे जी बच्चे सर। ऐसे ही करते हैं। भाई मैंने तो ऐसे ही किया, शायद आपने भी किया हो, शायद पता नहीं। ठीक है, अच्छा, करते क्यों थे हम? सस्टेन करते थे उस चीज को, एक एक दिन, दो दो दिन बचा के खाते थे, स्कूल से वापसी में छुट्टी में खाते थे। ऐसे ही होता है। तो हम इस तरह सस्टेन कर चुके हैं अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी। मैं सिर्फ ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ज्योग्राफी में भी जिन चीजों को आप सस्टेन कर रहे हैं उनको भी उसी तरह सस्टेन करते हैं, बस उन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी चीज, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ उस चीज को दोबारा री इन्फोर्स कर रहा हूँ। हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं दो तरीके से और हमेशा उसी दो तरीकों से पढ़ेंगे। ठीक है, वो दो यस सर। तरीके क्या हैं? पहली चीज, एज इट इज, जो लिखा है वो तो लिखा है, वो वैसा ही है जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशंस है। ठीक है, वो तुमने बाय हुक और क्रुक याद करनी है, चाहे रट लो, चाहे समझ लो, चाहे तस्वीर खींच के अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, लेकिन वो तो तुमने करनी ही करनी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, उन सारी डेफिनेशंस का, उन सारी ग्लॉसरीज का, जो भी तुम पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट, उसका इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, ऑन द इकोनॉमी ऑफ दैट एरिया, और उस चीज की प्रॉब्लम या उस चीज का सोल्यूशन क्या है। ऐसे पढ़ोगे दो एस्पेक्ट्स में ज्योग्राफी जब भी पढ़ोगे। ठीक है, ये याद रहेगी बात। एक तो एज इट इज है ना, कि भाई डैम किधर है, भाई दरिया किधर है, वो तो एज इट इज है, मैं तो नहीं बदल सकता उनको, ना आप बदल सकते हैं। उनकी लोकेशन होगी, उनकी प्लेसमेंट होगी, वो सारी वैसे ही होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज होगी कि उससे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, उससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, उससे लोगों पे क्या इम्पैक्ट है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसकी सोल्यूशंस क्या है, वो एक के साथ दूसरा मिलता हुआ होगा। ठीक है, अब जल्दी से ये देखो कि तुम्हारे पेज नंबर 51 पे इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स दिया हुआ है, देखो जल्दी से। जी सर। वी हैव पेज नंबर 51, और उस पेज नंबर 51 पे वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स। ओके, अब यहाँ स्क्रीन पे भी तुम देख सकते हो, और तुम्हारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स के नाम से फिगर 3.3 मौजूद है, जो कि तुम्हारे पास नीचे बॉक्सेस की सूरत में आ रही होगी। सबसे पहली चीज देखो उसमें क्या लिखी है, इज देयर रिटन एनीथिंग लाइक सीनिक ब्यूटी? यस सर। अब रिकॉल करो इस सीनिक ब्यूटी को, हमने टोपोग्राफी में पढ़ा था सीनिक ब्यूटी, जब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बात कर रहे थे, रिमेंबर? यस सर। जी सर। तो जब हम Yes, रिमेंबर sir. कर रहे हैं इस चीज को कि हम नॉर्दर्न माउंटेन में सीनिक ब्यूटी पढ़ चुके हैं, तो ये वाटर रिसोर्स में सीनिक ब्यूटी क्या कर रहा है?
देखो ये वेरी कर रहा है हर चैप्टर में सीनिक ब्यूटी। कैसे? नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में आया टोपोग्राफी में, जब हम माउंटेन्स को पढ़ रहे थे, बड़ी ऊंची चीज है यार, बड़ी खूबसूरत चीज है, क्या सफेद सफेद माउंटेन्स हैं, बर्फ पड़ रही है, याद है? इसी तरह हमने देखा था वहां पे। यही चीज जब मैं क्लाइमेट में गया तो वो बदल गई एज अ हाईलैंड। रिमेम्बर, वही जगह हाईलैंड कॉल हो रही थी, और वहां पर मैं देख रहा था यार क्या खूबसूरत मौसम है, दैट इज अ सीनिक ब्यूटी। बट नाउ हियर, अब मैं नॉर्दर्न माउंटेन्स से ही शुरू होते हैं ना रिवर्स पाकिस्तान के, ठीक है ना, इंडस वहीं से आता है ना, याद करो ड्रेनेज पैटर्न हमने पढ़ा था उसका। जब हम उसको देखेंगे और सीनिक ब्यूटी की बात करेंगे, अब मैं दरिया को देख के कह रहा हूँ यार कितना खूबसूरत दरिया है ये, हर तरफ पानी पानी, इतना ठंडा पानी, चलो यार मैं फिशिंग करता हूँ उसके पास बैठ के। कौन सी फिशिंग हो जाएगी ये? इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग। जबरदस्त, दूसरा चैप्टर मिला लिया हमने यहीं से, ठीक है, इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये याद रखो कि जब तुम्हारे पास सीनिक ब्यूटी वाली बात आई, तो क्या यही सीनिक ब्यूटी अगले चैप्टर में जो कि फॉरेस्ट है, क्या वहां पे फॉरेस्ट के लिए सीनिक ब्यूटी आएगा? आएगा। उसमें मैं दरख्तों को देख रहा हूँ, यार क्या खूबसूरत दरख्त है, बिल्कुल फिल्मों में भी इसी तरह दिखाते थे यार, हीरो हीरोइन भाग रहे होते थे। समझ आ रही है बात? इसका जी मतलब सर। हर चैप्टर में सीनिक ब्यूटी उस विद रिस्पेक्ट टू दैट चैप्टर स्पेसिफाई हो रहा होगा। इसका मतलब तुम्हें एक पॉइंट तो हमेशा याद रखना है यार, सीनिक ब्यूटी है, खूबसूरती है कि नहीं? तुम्हें याद जी यस रखना है सर। वो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, तो नॉर्दर्न माउंटेन में दरिया है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में स्नोफॉल है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में फॉरेस्ट है, तो ये सब मिला के सीनिक ब्यूटी तो बनी रही है। तुम इनको हर जगह एम्प्लॉय कर सकते हो। समझ आ रही है बात? ये तुम आगे तक ले जा सकते हो, वेजिटेशन तक भी लेके जा सकते हो, जहां पे हरियाली ही हरियाली है। तुम जब गाड़ी में ट्रेवल कर रहे होते हो और सामने तुम्हारे लेफ्ट और राइट पे ग्रीनरी चल रही होती है, तुम कहते नहीं यार कितना खूबसूरत मौसम, कितनी खूबसूरत लोकेशन बन रही है, कितना खूबसूरत व्यू बन रहा है। इसका मतलब ग्रीनरी विल प्रोवाइड यू सीनिक ब्यूटी। इसका मतलब तुम अगर इंडस प्लेन से भी गुजर रहे हो तो सीनिक ब्यूटी हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो ये पॉइंट तो तुम्हारा साथ साथ चलेगा पूरी ज्योग्राफी में, कहीं कुछ लिखना ना आ रहा हो, सीनिक ब्यूटी तो धेम मार 4.5 फौरन चला जाएगा। समझ आई बात? यस अब सर। आगे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स यस में सर। क्या लिखा है। भाई सिंपल सी चीज है, तुम उसमें देख लो, 3.3 में देख लो या स्क्रीन पे देख लो। ये रिवर्स तुम्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? तुम्हें अलूवियम प्रोवाइड करते हैं ताकि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हो। ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद है, नॉर्दर्न माउंटेन्स में पढ़ चुके थे, ठीक है, जब हमने इंडस प्लेन्स के बारे में जिक्र किया तब भी हमने ये पढ़ा, ठीक है। और क्या करते हैं? ये टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी सीनिक ब्यूटी है, ठीक है। देन सोर्स ऑफ फिशिंग है, अभी हमने बात की कि यार चलो बैठ जाते हैं फिशिंग करने, ऐसा ही था। इसका मतलब 3-4 चीजें यस। तो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। नाउ ये डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये डोमेस्टिक यूज क्या है, मैं जरा अपने तरीके से समझाऊं। यार ये तो तुम धोते धुलाते हो ना, ठीक है, उसकी नहीं बात करें कि क्या, ठीक है, गाड़ियां, मुंह, हाथ, यहीं तक रहते हैं, उससे आगे नहीं जाते, ठीक है। जो ये धोने धुलाने में चीज इस्तेमाल होती है, दैट इज इन टर्म वी यूज डोमेस्टिक यूज, ठीक है। अब इस डोमेस्टिक यूज को अगर मैं अर्बनाइज्ड वे में कहूं, ठीक है, तो इसका एक और मतलब भी निकलता है यार, कि शायद अगर डोमेस्टिकली यूज हो रहा है तो ये किसी और तरीके से भी यूज हो रहा होगा, दैट इज कमर्शियली और इंडस्ट्रियली। बात आ रही है समझ? इसका एक यूज और भी हो रहा होगा ना, अगर डोमेस्टिकली यूज हो रहा है तो एक यूजेज और होगा कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज हो रहा होगा पानी, ठीक है ना। अभी उसको आगे यस। जाके देखते हैं, ठीक है। वो आगे ही हमारे साथ बात, देखो इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ वाटर में भी आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा होगा, कोई ना कोई चीज केमिकली इस्तेमाल हो रही होगी, उसके साथ इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर सर सीमेंट सबसे की बढ़ के, क्रिएशन। सबसे बढ़ के तुम्हारे पास, सबसे बढ़ के जो तुम्हारे पास दो चीजें हैं जो तुम्हारे आगे दो चैप्टर्स को इंटरलिंक करेंगी, मेरा बेटा सुन लो इस बात को, कि ये वो बात है कि दो चैप्टर्स इससे लिंक हो रहे हैं आगे आने वाले 2 पॉइंट से। यूज ऑफ इरिगेशन में इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। रिवर्स जो हैं सबसे ज्यादा इरिगेशन में इस्तेमाल होते हैं। याद है पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं? जी सर, पंचनद। सर पंजनद पांच की रिवर्स वजह हैं से, पांच मतलब। रिवर्स की वजह से। अब जब ये 5 दरिया हैं तो वहां इरिगेशन हो रहा है, इरिगेशन से क्या होगी? कल्टीवेशन होगी, कल्टीवेशन से क्या होगा? लोगों को इकोनॉमी चलाने का मौका मिलेगा, पैसा कमाएंगे वो अपनी खेत खलियान उगा के बेचेंगे, उससे अपनी रोजगार बढ़ाएंगे, उससे फायदा होगा, ठीक है।
ये वो सारी चीजें हैं जो हम इंडस प्लेन में पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ आ रही है, क्योंकि वही दरिया जिनको हम इंडस प्लेन में पढ़ा था एज अ जमीन पढ़ा था ना हमने, क्योंकि हम तो टोपोग्राफी में जमीन को पढ़ रहे थे। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, रिवर वाटर को पढ़ रहे हैं। तो वाटर में सबसे पहली चीज हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स आई। उसके अलावा इन रिवर्स पर सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एचईपीवी है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बन रही है यहाँ से, ठीक है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जिन दरियाओं पे बन रही होगी, तो मेरा बेटा किन चीजों से ये बना रहे होंगे, दरियाओं पे क्या बनाते हैं हम, डैम्स। ब्रिलियंट। हम बनाएंगे डैम्स, रिजर्वायर, बैराजेस, उनसे हम कोई ना कोई ऐसा काम लेंगे जो मल्टीपर्पज हो जाए। इरिगेशन की इरिगेशन हो जाए, ठीक है, वाटर स्टोरेज का वाटर स्टोरेज हो जाए, ठीक है। उसके साथ साथ वाटर स्टोरेज के साथ साथ व्हाट एल्स वी कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी, जैसे कि हम पावर जनरेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक हु इज ऑन द चैट। ओके, यस, रबीज खालिद वगैरह ने लिखा है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आया इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स क्या है, ठीक है। ये तुम्हारे जहन में बैठ जानी चाहिए चीजें, ठीक है, निकलनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब जब रिवर सिस्टम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, रिवर सिस्टम, अब तुम जरा जहन में डालो कि जब तुम पंजाब के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है रावी, चिनाब, सतलज, झेलम, ये सारे वहां थे इंडस के साथ, दैट इज द ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज। हमारे पास वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज भी हैं, याद है, गोमल, कुर्रम, टोची, ये पासेस पढ़े थे हमने, उन्हीं पासेस के पास से रिवर्स भी आ रहे थे, ठीक है। इफ यू कैन टर्न ऑन योर पेज नंबर 52 आई गेस, you can see the two diagrams, two images related to the uh, eastern and the western tributaries. अब देखो, इनके नाम तो तुम्हें याद करने ही करने हैं, लेकिन इनके नाम क्यों याद करने हैं, क्योंकि इनके नामों को अगर तुम याद कर गए तो अगली चीज तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, दैट इज वेयर आर दीज डैम्स बिल्ट। ये डैम्स कहाँ बने हुए हैं, ये बैराजेस कहाँ बने हुए हैं, क्योंकि ये वो चीज है जो तुमसे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में पूछ लेता है एग्जामिनर कि ये कौन सा दरिया है एबीसी करके, या ये कौन सा डैम है एबीसी करके। समझ आ रही है बात? रिमेंबर आई आस्क्ड यू इन वन एग्जामिनेशन अबाउट द तरबेला डैम एंड द वारसक डैम, ओके। सो इस तरह ये पूछ लिया जाता है, तो इसको आपने जरूर देखना है। इसको मैं नहीं बदल सकता, आप नहीं बदल सकते, ये एज इट इज है, उसको उसी तरह याद करना है। यू कैन कम अप विद एनी काइंड ऑफ अ लिंक जिससे तुम इनको याद रख सको, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, रिवर का डिस्चार्ज जो होता है उसमें सबसे ज्यादा, जो आपके पास एक फिगर भी दी हुई है आपके पेज नंबर 53 पे, उसमें सबसे ज्यादा जो डिस्चार्ज होता है वो उन सीजन्स में होता है जब में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। हमें पता है मानसून की बारिशें सबसे ज्यादा होती हैं, ठीक है, और मानसून की बारिशों में कौन से महीने होते हैं, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। अगर आप देखें अपने उस फिगर को देखें जो 53 पेज पे है, वहां पे एक ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ में देखें सबसे ज्यादा रिवर का डिस्चार्ज जो हो रहा है वो इंडस में हो रहा है, उसके बाद झेलम में हो रहा है, चिनाब में हो रहा है, ठीक है, सबसे कम जो है वो रावी में हो रहा है, ठीक है। और उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स जो दिए हुए हैं विद द मंथ्स रेशियो, वो मंथ जो हैं वो जुलाई से सितंबर के दरमियान ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा जुलाई में ही हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा बारिशें उसी में होती हैं, ठीक है। इन चीजों को समझने के साथ साथ हमें जो मेन चीज समझनी है इस चैप्टर में वो ये है कि हमारा यूजेस ऑफ वाटर क्या है, ठीक है। नाउ आई नीड योर फीडबैक रिगार्डिंग व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर दैट वी यूजुअली सी domestically. We use it for cooking, okay, you can see on the screen as well, okay. We have drinking as a domestic use, we have sanitation as a domestic use, okay, and we use it for washing purposes, ठीक है ना। अब वो कपड़े हों, गाड़ियां हों, ठीक है, जिस तरह की भी चीजें। देन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्री में किस तरह इस्तेमाल होता है, वी यूज इट फॉर आयरन एंड स्टील टू कूल डाउन furnaces, okay. We use it for the chemical purposes to dilute some kind of acids, okay. Then in pharmaceuticals, ठीक है, हमें इंजेक्शन सिरप्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। एंड इन टेक्सटाइल, ठीक है, वी यूज इट फॉर वॉशिंग, डाइंग, ठीक है, ठीक है, ह्यूमिडिटी के तौर पे भी इस्तेमाल कर होते हैं, सुखाने के तौर पे भी, ठीक है। फिर लेदर की इंडस्ट्री में भी हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। फिर फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है।
ये वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जहां पर पानी की रिसोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर पानी इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं अपने चैप्टर की शुरू की बात में जा रहा हूं दोबारा। अगर पानी इंपॉर्टेंट है, मेरा बेटा मुझे सवाल का जवाब देना, अगर पानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पानी खत्म हो सकता है, तभी हम डैम्स और रिजर्वायर्स बना रहे हैं ताकि उसको सेव कर सकें, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पानी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है तो क्या इसको सस्टेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना करना चाहिए चाहिए। सर। ओके, जब इसको सस्टेन करना चाहिए है तो उस सस्टेनेबल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि हम डैम्स बनाएं, रिजर्वायर्स बराजेस बनाएं, डैम। बराजेस बनाएं, ताकि हम इनको सेव कर सकें। फॉर कौन सा टाइम? फॉर दैट टाइम जिस टाइम पे हमें पानी की जरूरत है लेकिन बारिश नहीं हो रही। समझ आ रही है बात? जी। जी सर। अच्छा चलो, लड़कियां यहाँ मौजूद हैं, लड़के भी मौजूद हैं, ठीक है। इसको किसी और तरफ लेके नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं बात जरूर करूंगा। भाई कभी नहाने गए और कभी पानी खत्म हुआ है तो कोई आवाज लगाई है तुमने? नहीं सर, ना पानी कभी खत्म ही नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें सिचुएशन बताता हूँ। आपने सर पे साबुन लगाया, आप नहाने खड़े हो गए, आपने पानी खोला, पानी आ रहा है, थोड़ी देर बाद पानी चला गया, आपने एक आवाज लगाई, अम्मी मशीन चला दें, पानी खत्म हो गया है। समझ आ रही बात? हाँ। ठीक है। तो इस तरह अक्सर व बेशतर होता है। अब ये जो अक्सर व बेशतर है, फर्ज करो तुम्हारे पास पानी खत्म हो गया मुल्क में, क्या तुम एग्रीकल्चर कर सकते हो? नहीं। नहीं सर। क्या तुम नहाने धोने के लिए पानी इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं। नो अच्छा सर। चलो, इसको मैं सिचुएशन टर्न अराउंड कर देता हूँ तुमसे रिलेटेड। जब 2-4 दिन लाइट नहीं आ रही होती तो पानी हम मशीन नहीं चला पाते, तो क्या होता है? अरे यार पानी को देख के इस्तेमाल करो। ऐसा ही होता है ना। पीने वाले पानी को भी हम थोड़ा सा बचा बचा के इस्तेमाल करते हैं कि कहीं पानी खत्म ही ना हो जाए। याद है अभी कुछ दिनों पहले एक ब्रेकआउट हुआ था लाइट का, 9 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में लाइट चली गई थी। जी। जी सर। तो अगले दिन यही था कि भाई पता नहीं कब तक आएगी लाइट, पानी वानी जरा देख के इस्तेमाल करो। हालांकि रात का वक्त था, फिर भी लोग परेशान थे, ठीक है। अच्छा, अब बात समझने की ये है कि जब तुम्हें पता है इस पानी के ना होने से ये चीजें हो सकती हैं, वो चीजें क्या क्या हो सकती हैं। देखो, अगर पानी नहीं हुआ तो तुम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो तुम खाओगे क्या, बेचोगे क्या? इसका मतलब फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। क्या हो सकती है? फूड इनसिक्योरिटी। वो फूड फूड इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी किस तरफ लेकर जाएगी? स्नैचिंग की तरफ लेकर जाएगी। जिसके पास जो होगा वो खींच लेगा, छीन लेगा, जिसके पास जितनी ताकत होगी। सर। जैसा कि तुम बाहर मोबाइल स्नैचिंग देखते हो, जब पैसे नहीं होते तो लोग मोबाइल छीन के पैसे बेचते हैं जाके और फिर पैसे ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। इसका मतलब ऐसे करते क्राइम हैं। रेट बढ़ जाएगा। अगर ये फूड इनसिक्योरिटी हुई तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आपको अभी काम करना होगा ताकि आप उस वक्त के लिए पानी बचा सकें जिस वक्त आपको जरूरत है। आप क्लाइमेट के चैप्टर में ड्राउट्स और फ्लड्स पढ़ चुके हैं। अगर फ्लड आ गया तो बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा। चलो बिलावल वाली लैंग्वेज में कर लेते हैं भाई, ज्यादा पानी, ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी। तो जब ज्यादा बारिश ज्यादा पानी होगा तो उसकी डिस्ट्रक्शन भी तो ज्यादा होगी सारी। फ्लड कोई किसी का दोस्त तो नहीं है कि वो देखेगा यार इधर मैंने एमन के घर नहीं जाना, मुझे जहरा के घर नहीं जाना, मैं सिर्फ राज के घर जाऊंगा और यहीं तबाही मचाऊंगा। ये तो नहीं करेगा ना फ्लड। फ्लड तो जाएगा, जिसके पास भी जाएगा वहां तबाही मचाएगा। इसका मतलब उस फ्लड से बचने के लिए भी हमें डैम्स, रिजर्वायर और बैराजेस की जरूरत है। एक, यही डैम्स, रिजर्वायर और बैराजेस जो हैं फ्लड के पानी को रोकने के साथ साथ हमें एचपी प्रोडक्शन भी करके देगा। प्लस ये क्या करेगा, जिस सीजन में हमारे पास बारिशें नहीं हो रही वहां पे पानी प्रोवाइड भी कर देगा। with the help of what? With the help of canal irrigation, with the help of perennial canals, with the help of different irrigation systems। समझ आ रही है बात? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब मैं आगे लेकर जा रहा हूँ यूजेस ऑफ वाटर और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बाद कि कौन से इरिगेशन सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान में होते हैं। इस चैप्टर में तुम क्या चीज आइडेंटिफाई करोगे? इस चैप्टर में तुम आइडेंटिफाई करोगे रिवर्स। गिनते जाओ, हाथ पे गिन लो, आखिरी 5 मिनट है, फिर दूसरा सेशन करेंगे। एक, रिवर्स, फिर डैम्स, रिजर्वायर, बराजेस, ठीक है, फिर इसकी इंपॉर्टेंस रिवर्स की, ठीक है, चौथा इसका डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल यूज, ठीक है, जिसमें तुम यूजेस ऑफ वाटर उसको समझ सकते हो, ठीक है। 4 चीजें हो गई।
पांचवी चीज जो इस चैप्टर में तुम करोगे वो ये करोगे कि तुम इसका इरिगेशन में कैसे इस्तेमाल करोगे इसको, ठीक है। इरिगेशन में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब मैं वहां तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। आखिरी 5 मिनट है इस क्लास के, तो मैं जल्दी से वहां तक लेकर जाता हूँ, ठीक है। इरिगेशन में तुम कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करोगे। अच्छा, इस चैप्टर में एक चीज बहुत इजी है जो मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी, इसका एक पैराग्राफ दिया हुआ है बुक में, वो पढ़ लेना। वो सिर्फ वो डिस्प्यूट है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो कुछ दरिया इंडिया से आ रहे थे, वो इंडिया के पंजाब में रह गए थे, ठीक है। तो दैट इज अ डिस्प्यूट जो कि आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे जब आप अयूब खान का टेन्योर शुरू होता है, याद है। मैं ये डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा आपसे, तो उसमें भी देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिन पे हम मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो है हमारे पास कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो भाई, पुरानी बात है, ज़्यादा कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन फिर भी पुरानी बात है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जहाँ पानी ज़रा कम वम होता है वहाँ पे पुराने तरीके होते हैं। एक होता है चरसा और एक होता है पर्शियन व्हील। आपको याद होगा एक पर्शियन व्हील, आप अपनी किताब में तस्वीर भी देख सकते हैं। पर्शियन व्हील एक व्हील होता है जिसके साथ एक बुल बना हुआ होता है और वो साथ साथ घूम रहा होता है, दैट इज कनेक्टेड टू द बुल। और वो बुल जब चल रहा होता है तो वो व्हील भी साथ साथ घूम रहा होता है, दैट इज कॉल्ड अ पर्शियन व्हील, ठीक है। उसको हाथ और से सर भी ऐसे घुमाते हैं, हाथ से भी खींच के घुमा रहे होते हैं, ठीक है। और एक होता है चरसा, जिसमें एक तरफ वेट डला हुआ होता है और दूसरी तरफ से बंदा उसको पुल अप कर रहा होता है और पानी ड्रैग कर रहा होता है। इट कैन बी फ्रॉम द रिवर साइड, इट कैन बी फ्रॉम द वेल एज वेल, ठीक है। और एक सिस्टम होता है बहुत पुराना जो कि होता है कारेज सिस्टम, ठीक है। जब बारिश होती है, ठीक है, तो पानी जब ऊपर से गिर रहा होता है तो जमीन में थोड़ा सा सुराख कर देते हैं और एक टनल बना देते हैं। वो टनल जो होता है उसमें पानी चला जाता है और एक्चुअली वो टनल इस तरह बना होता है एल शेप से, ठीक है। तो वो एक्चुअली वो पानी जाके उस जगह जा रहा होता है जहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन होनी होती है। तो ग्राउंड में आपके पास पानी जमा हो जाता है, तो आप उसका यूजेज कर सकते हैं आसानी से। फिर आपके पास कुछ इनंडेशन कैनाल्स हैं। ये वो तरीके हैं जो पुराने हैं, ठीक है। आपके पास कुछ नए तरीके भी हैं, ठीक है। अब इन नए और इन पुराने तरीकों का फर्क होता है जिसको आपका एग्जामिनर पूछता है कि इनमें से कौन से तरीके नए हैं कौन से पुराने हैं, या इनका क्या फायदा है क्या नुकसान है, ठीक है। मैं अभी इनके नाम बताने के बाद आपको बता देता हूँ एक जनरल सी चीज जिससे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। फिर आपके पास मॉडर्न में है पैरानियल कैनाल्स, ठीक है। फिर आपके पास है ट्यूबवेल्स और आपके पास है स्प्रिंकलर्स। ये स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं, वो आपने छोटे छोटे फव्वारे देखे होंगे जो आपके पास पार्क्स में लगे हुए होते हैं, जिससे पानी का छिड़काव हो रहा होता है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड्स में जी सर, होता वो है, फुटबॉल फील्ड्स ग्राउंड में में होते अटैच हैं। होते हैं वो। बिल्कुल, यस सर। वो ग्राउंड में अटैच होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए ऊपर आते हैं और पानी फेंकते हैं, ठीक है। ट्यूबवेल्स आप देख चुके हैं कितने बड़े बड़े ट्यूबवेल्स होते हैं। मैंने आपको क्लास में मिसाल दी थी एक बहुत बड़े नल की, ठीक है। वो बहुत बड़ा नल लगा हुआ और उसमें से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है, इसी तरह वो ट्यूबवेल्स होते हैं। पेरिनियल कैनाल्स ये अटैच होते हैं बैराजेस, रिजर्वायर और डैम से, और वहां से ये कैनाल्स आ रहे होते हैं उस एग्रीकल्चर फील्ड तक। ये मॉडर्न जो हैं ये ज्यादा अपडेटेड हैं, ज्यादा एडवांस्ड हैं, इनका फायदा इन द मैग्नीट्यूड ज्यादा है। प्लस जो ट्रेडिशनल हैं जो ओल्ड हैं ये वो हैं जिनकी सर्विसेज या जिनका स्पेसिफिकेशन या जिनका फायदा बहुत स्लो इन रिटर्न है, ठीक है। तो इनके डिफरेंसेस अगर आप देखेंगे तो इनके डिफरेंसेस में ये है कि ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं जो ओल्ड मेथड है, क्योंकि दुनिया आगे चली गई है, बहुत एडवांस हो गई है। और इस एडवांसमेंट की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसका फायदा बहुत जल्दी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है, ठीक है, जल्दी रिजल्ट देता है। तो ये दो चार चीजें हैं जो एज देती हैं न्यू मेथड को विद रिस्पेक्ट टू दी ओल्ड ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड्स। यहां तक क्लियर है बात। ये किताब में लिखा हुआ है कि ये क्या क्या काम करते हैं, इनको जरा देख लेना और तस्वीरें देख लेना, क्योंकि इनकी तस्वीरें आपसे एज एन इंसर्ट पूछी जा सकती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आपने देखा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि ये कारेज सिस्टम है, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। क्लियर है बात, ठीक है। मैं आपसे ये डॉक्यूमेंट जरूर शेयर कर दूंगा, ठीक है, फॉर द betterment ऑफ यू guys टू जस्ट रीड एंड मेक एंड डिफरेंशिएट दीज मेथड्स। लेकिन इनके साथ साथ मैं आखिरी मिनट है हमारे पास, मैं एक चीज आपको जरा सा बता दूं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है सिल्ट का। वो सिल्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दरियाओं से जब पानी आ रहा होता है, हमें पता है एलुवियम साथ आता है उसके दरियाओं के पानी से, ठीक है। तो जब वो
डैम्स में जाके रुकता है या डैम्स जो उसको रोक रहे होते हैं, तो वो साथ अपने मिट्टी भी ला रहा होता है जिसको हम सिल्ट कहते हैं, ठीक है। वो सिल्ट आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास नीचे जमा होती जा रही होती है। कहाँ जमा होती जा रही होती है? वो वहां जमा होती जा रही होती है, बिल्कुल बेस में। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर ये जमा होती जाएगी तो डैम का लेवल कम होता जाएगा, और उसकी सफाई करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत एक्सपेंसिव काम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है जो कि अराइज हो जाती है, ठीक है। इसके लिए सोल्यूशन क्या है? हमें सिल्ट ट्रैप्स बनाने पड़ते हैं कि बहुत बड़े बड़े पत्थर ना आए, बहुत ज़्यादा ना आए, ठीक है। और इसके लिए हमें फॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, ताकि हमारे पास डिफॉरेस्टेशन अगर होगी तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगी, तो हमें प्लांटेशन करनी पड़ती है इसकी, ठीक है। तो ये इसके कुछ सोल्यूशंस में से एक सोल्यूशन है। इसी चैप्टर में हमारे पास आगे एक कॉन्सेप्ट आता है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का। उम्मीद है मुझे कि मैं एक नेक्स्ट सेशन लगा के उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का एक बेसिक सी चीज़ है कि आपके पास वो चीज़ भर जाती है, ठीक है। पानी आपके पास भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो आपके पास धूप नहीं पहुंच पाती उन जगहों पर जहां पर पहुंचनी चाहिए। ओके जी, सो अब हमारा सेशन खत्म हो रहा है, तो हम इसके लिए इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, और 15 मिनट बाद मैं एक सेशन और करूंगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री को देखें, ठीक है जी। थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस टाइम, एंड आई विल बी